नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको देंगे दिन भर का पूरा रिकैप। फटाफट अंदाज में आपको क्विकली बताएंगे कि आज दिन भर का सेटअप रहा और साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आज दिन भर का एक्शन कैसा रहा मार्केट का, और ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल अच्छा एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडेक्स वाइज अगर बाजार की चाल को देखेंगे दिन के दौरान पूरे दिन में हमने देखा एक रेंज में ट्रेड ज़रूर देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप से मौके ढेर सारे बनते हुए दिखे। और क्लोजिंग में भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। और निफ्टी की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देखिए करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्लोज होता है, और इसी तरह की तस्वीर करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन दिखा। निफ्टी 600 के लेवल्स को टिकाए रखने में कामयाब रहा, विच इज अ पॉजिटिव। वो बैंक निफ्टी की चाल निफ्टी के मुकाबले कमजोर जरूर थी, लेकिन ये भी मान लीजिए कि बैंक्स फाइनेंशियल्स में, एनबीएफसीज में भी, या बैंक निफ्टी के भी 12 शेयरों में से 8 से 10 शेयरों में ड्यूरिंग द डे एक्शन देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल इंडेक्स वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रभाव या ज्यादा एक्शन ना दिखा हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढेर सारे बनते हुए दिखे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाजार का आज का सेंटिमेंट जो था वो बुलिश देखने को मिला। इंडेक्स में हमने देखा कि एक स्लो मोमेंटम था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे। इस मूव्स में सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस 2 ट्रेडिंग सेशन की कमजोरी के बाद आईटी स्पेस से देखने को मिला। अच्छी खासी तेजी के बाद निफ्टी आईटी स्पेस में करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग। उसके ठीक पीछे हमने रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा एक्शन देखा, और साथ ही ऑटो और ऑटो एंसिलरी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। देखिए आईटी, रियल्टी, ये सारे के सारे थीम सेक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी आईटी कह लीजिए, निफ्टी रियल्टी कह लीजिए, इन स्पेसेस, इन सेगमेंट से जुड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां तो चल ही रही हैं, लेकिन छोटी मझोली कंपनियों में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, हमने देखा बड़ी हैवीवेट या बड़ी प्लेयर्स इन्फोसिस, टीसीएस में अच्छा एक्शन था, लेकिन उसके साथ फोर्ज में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखेंगे, हमने डीएलएफ में अच्छा एक्शन देखा, लेकिन साथ साथ अनंतराज, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स भी थे, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, इन तमाम की चाल में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो अच्छी बात ये नजर आ रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मौके ढेर सारे बन रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस आज दिन भर अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था। हैवी वेट्स की ही अगर बात करेंगे, ऑटो एंसिलरी के प्लेयर्स आपके स्क्रीन पर हैं। हैवी वेट्स में हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस आज बाजार को संभाल नहीं पाए, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट हमने देखी, लेकिन एनटीपीसी जैसे स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। आईटी मेजर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, हर सेक्टर हर पॉकेट में एक्शन था। कुछ तमाम स्पेसेस जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स को देख लीजिए, एनर्जी को अगर देख लीजिए, वहां हमने इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा कंजम्पशन, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, डिफेंस, ये सारे के सारे थीम्स थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फाइनली देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बदौलत बाजार में काफी हद तक एक्शन देखने को मिला। निफ्टी 600 के पार क्लोज होने में कामयाब रहा, और बैंक निफ्टी में हमने हल्की फुल्की क्लोजिंग देखी। तो ऑल इन ऑल अ स्टेबल सेशन ये कहा जाएगा। बिल्कुल, तो आज दिन भर दायरे में कारोबार कर रहा था बाजार, और ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं था, स्थिर आज कारोबार देखने को मिला मार्केट में। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, खासकर कि कच्चे तेल में आज किस तरह की चाल देखने को मिली है, ये समझ लेते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए, आज कच्चे तेल में तो भारी गिरावट रही। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो आज यहाँ पर काफ़ी गिरावट दिख रही है। करीब करीब 3% नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है, $73 तक फिसल चुका है। और खबरें ये आ रही है कि ईरान के एक लीडर की तरफ से बयान आया है कि वो पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार है। तो अब संभावनाएं बाजार में ये बन रही कि हो सकता है क्रूड की जो सप्लाई है वो ईरान से भी बढ़े। दूसरी खबर है, मई के जो भी इकोनॉमिक नंबर्स आए चाइना को लेकर वो इतने इनकरेजिंग नहीं थे, उससे वहाँ पर रिकवरी को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एक बड़े कंज्यूमर देश से अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो डेफिनेटली इससे डिमांड पे असर होगा। तीसरी खबर ये है कि रूस से लगातार सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, चीन में और भारत में, यानी जो दूसरे उत्पादक देश है उन पर निर्भरता इन दोनों देशों की कम हो गई है, तो डेफिनेटली उनकी मांग नहीं रहेगी। अगर भले ही उत्पादन घटा लेगा, डिमांड ही नहीं रहेगी, तो कैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी या कैसे वो प्राइसेस
ज़्यादा मांग पाएंगे। तो ये एक वजह है। साथ ही यूएस फेड की बैठक है, कल से 2 दिनों की बैठक है। फेड के रुख जिस तरह से सख्त है, महंगाई काफ़ी स्टिकी है। महंगाई हमने देखा था कि जनवरी के बाद से धीरे धीरे गिरावट तो आई, लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि अब स्थिरता आ गई है, यानी स्टिकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन फेड का रुख पूरी तरह से सख्त है, महंगाई पर ज़्यादा फोकस है, तो उनका रुख क्या रहता है, तो इसको लेकर भी स्लो डाउन की चिंता बनी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पर दबाव बना रहे हैं। और जून की ऊंचाई से अगर आप देखें तो अब तक 7% से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम गिर चुके हैं और आज भी करीब करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, तो आज भी 2-2.5% की गिरावट थी और इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के दाम में लगातार दबाव जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और एसेट क्लास की। मई में म्यूचुअल फंड में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, कहां पर खरीदारी थी और कहां बिकवाली देखी गई है, इस पर पूरा एक डिटेल लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाले भारत के सबसे बड़े 5 दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज जिनका AUM सबसे ज़्यादा है। अब ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से SBI म्यूचुअल फंड में जो है अगर इंक्रीज होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे नए एज टेक कंपनीज जैसे कि आपके डिलीवर और नाइका में जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। इसके अलावा IT मेजर इन्फोसिस में भी बाइंग आया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे होल्डिंग्स कम हुई है, वो इंक्लूड करते हैं बजाज होल्डिंग्स और कैनफिन होम्स जैसे स्टॉक्स। अब बात करेंगे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड में और यहाँ पे अगर इंक्रीज होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे बड़े नेम आते हैं जैसे कि NTPC और इन्फोसिस। और डिक्रीज होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक, SBI और जोमेटो इस लिस्ट में शामिल होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नई एंट्री भी आई है मैनकाइंड फार्मा के लिए। तीसरा म्यूचुअल फंड हाउस जो फोकस में रहेगा वो है HDFC म्यूचुअल फंड और यहाँ पे देखा जाए तो ONGC, RHI, मैग्नेसिटा और फार्मा स्पेस से सिप्ला में जो है एडिशंस में हुई है। और डिक्रीज होल्डिंग्स की बात करें तो IRFC, वोडाफोन आइडिया और कोल इंडिया इस लिस्ट में शामिल होते हैं। जो चौथा फंड हाउस है निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी एक्शन देखने मिल रहा है। जोमेटो, CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल जैसे स्टॉक्स में जो है होल्डिंग्स बढ़ी है। और दूसरे साइड अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में जो है होल्डिंग्स कम हुई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, नई एंट्रीज भी आए हैं और ये कौन से स्टॉक्स है, ये है आपके गैब्रियल इंडिया, माइक्रोवेव और गेस्टेड डिस्ट्री पार्क जो आपके स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस के कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। और आखिर में बात करूंगा कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का, जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और एक सरप्राइज एंट्रेंट जी में जो है अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाए गए हैं। और अगर डिक्रीजिंग होल्डिंग्स की बात करें तो इस लिस्ट में जो है SBI, गेल और रिलायंस जैसे स्टॉक शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब वापस चलते हैं विष्णु मोहन की तरफ। और सेबी की चेतावनी के बावजूद हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से लोगों का मुंह खत्म नहीं हो रहा है। सेबी का कहना है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स फायदा बाजार में नुकसान ही उठा रहे हैं और इसके बावजूद निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में वॉल्यूम रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इस पर एक और रिसर्च लेकर हमारे साथ विष्णु मोहन जुड़ चुके हैं। विष्णु मोहन, बताइए। देखिए, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ, इस यही वजह है कि ऑप्शन ट्रेडर्स लगातार उनका रुझान कम हो ही नहीं रहा है। कहा जाता है कि कम रिस्क और मुनाफा अनलिमिटेड है, तो वो जो एक फैक्टर है वो काफ़ी काम कर रहा है। और यही वजह कि रेगुलेटर की तमाम चेतावनी के बावजूद ऑप्शंस में रिकॉर्ड वॉल्यूम लगातार महीने दर महीने देखने को मिल रहा है। मई में निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का वॉल्यूम 565 करोड़ हो गया, तो एक बड़ा जनरेट हो रहा है। FNO के कुल वॉल्यूम में भी अगर आप बात करें तो ऑप्शंस की हिस्सेदारी 98% है और उसमें इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसका जो रुझान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जनवरी से लेकर अगर मई के महीने तक के अगर आप डेटा देखेंगे तो लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो डेटा सजेस्ट यही कर रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में मई में 251 करोड़ का जो टर्नओवर वॉल्यूम देखने को मिला था, वो मई 2022 में वो बढ़कर मई 2023 में 565 करोड़ के पार निकल गया, यानी 125% की ग्रोथ है। और कुल FNO में भी देखें तो 261 से बढ़कर 576 करोड़ हो गया। यहाँ पर भी 121% की ग्रोथ यहाँ पर, यानी एक जोरदार ग्रोथ इसमें देखने मिल रही है। और सेबी ने लगातार कहा है कि आप इसे उन्हें चेतावनी दे, बताया कि क्या क्या रिस्क है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। महीने दर महीने भी आंकड़े अगर आप देखें तो जनवरी में जो 447 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फरवरी में देखिए 450 करोड़ के ऊपर चला गया, मार्च में 549 करोड़ के ऊपर, अप्रैल में हालांकि स्थिरता थोड़ी देखने को मिली, लेकिन मई में फिर से रिकॉर्ड 575 करोड़
के ऊपर चला जा चुका है। तो लोगों का रुझान लगातार कम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क कम है, अनलिमिटेड मुनाफे की गुंजाइश है। वो एक फैक्टर है जो लगातार ऑप्शंस में लोगों का रुझान बना हुआ है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है, रिस्क को लेकर भी उन्हें जानकारी देने को कहा गया है रेगुलेटर की तरफ से, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और ये सिर्फ इन इक्विटी ऑप्शंस के डेटा है। अगर आप क्रूड में, एनजी में देखें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त वॉल्यूम लगातार, वहाँ पे भी ऑप्शन में रिकॉर्ड वॉल्यूम लगातार जनरेट हो रहा है एमसीएक्स पर। तो लोगों का रुझान ऑप्शंस की तरफ देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की। आज कंटेनर कॉरपोरेशन का स्टॉक भी फोकस में था और इसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी के विनिवेश को लेकर अब थोड़ा और समय लग सकता है। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। जी हाँ, आज के ट्रेडिंग सेशन में कॉनकॉर दबाव में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट इनडेफिनेटली डिले हो चुका है। याद रखें यूनियन कैबिनेट ने 2019 में अप्रूवल दी थी डाइवेस्ट करने की 30% स्टेक। गवर्नमेंट के पास करीब करीब 54.8% स्टेक है। यूनियन कैबिनेट ने 30% डाइवेस्टमेंट की मंजूरी दी थी, लेकिन दीपम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। रेलवे मिनिस्ट्री का मानना है कि अगर ये डाइवेस्टमेंट होता है तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर ये डाइवेस्टेड बेचा जाता है तो प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, जिसके चलते नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दीपम सेक्रेटरी से हमने भी बातचीत की थी कुछ समय पहले और उनका मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बातचीत जारी है और कुछ डिले देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर कॉनकॉर के डाइवेस्टमेंट प्रोग्रेस में। कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो मार्च 2023 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन थी जो पूरी नहीं हुई है। फिस्कल ईयर 24 में कंपनी का डाइवेस्टमेंट का प्लान था, जहां गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रेस करने वाली थी इस पर्टिकुलर डाइवेस्टमेंट के चलते। और अब FY24 की बात करें तो कंपनी का टोटल 51,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट का प्लान था। और अगर कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट को दूसरे डील्स और दूसरे एवेन्यूज़ देखने पड़ेंगे डाइवेस्टमेंट का टारगेट मीट करने के लिए। उसी के चलते IDBI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BML, NMDC स्टील जैसे कुछ स्टॉक्स पर भी नजर 51,000 करोड़ का जो कंपनी गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्लान है वो शायद गवर्नमेंट इन डील्स के द्वारा फुलफिल कर पाएगी। आज ऑफ कोर्स ये न्यूज़ आई है जिसके चलते स्टॉक फोकस में है। बिल्कुल, तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। टीना स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपम सेक्रेटरी का कहना था कि अभी थोड़ा समय लग सकता है कॉनकॉर के विनिवेश में, उसके चलते आज हम हल्का दबाव भी स्टॉक में देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और आज फोकस में थी कुछ फार्मा और केमिकल कंपनियां भी, कुछ एक्सपोर्ट के डेटा यहां पर निकल कर आए जिसकी वजह से जिसका असर हमने इन कंपनियों में देखा। फार्मा कंपनियों में भी इसका असर देखा और खास करके केमिकल कंपनियां इन आंकड़ों के चलते फोकस में थी। SRF और PI इंडस्ट्रीज की पहले बात करते हैं। ये जो केमिकल कंपनियां हैं वहां पर किस तरह के आंकड़े आए हैं और इसमें हमने देखा कि SRF के जो एक्सपोर्ट के डेटा थे उसमें 19% की गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 15% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि सुबह से SRF कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ PI इंडस्ट्रीज के आंकड़े काफी मजबूत थे। PI इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो 40% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और तिमाही दर तिमाही 16% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की। तो यहाँ पर बढ़त का आंकड़ा था जिस वजह से हम देख रहे थे कि PI इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। तो ये कुछ एक्सपोर्ट के आंकड़ों का असर आज हमने इन कंपनियों पर देखा। और PI इंडस्ट्रीज के लिए एक और ट्रिगर था यहाँ पर QMI, जो कि PI इंडस्ट्रीज की एक बड़ा कस्टमर है, बड़ी क्लाइंट है। वहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी थी, करीब 23% की ग्रोथ दर्ज हुई है और FY23 के लिए गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि PI इंडस्ट्रीज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। तो ये तो हुए केमिकल कंपनियों के आंकड़े। फार्मा के एक्सपोर्ट के अगर डेटा देखेंगे तो काफ़ी मिले जुले थे। सिंजीन के आंकड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे।
YOY देखेंगे तो 418% की ग्रोथ दर्ज हुई और वहीं तिमाही दर तिमाही 54% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। ल्यूपिन में भी देखेंगे तो 109% की ग्रोथ थी वहां पर, और माफ कीजिएगा 20% की ग्रोथ थी उधर, और 32% की ग्रोथ तिमाही आधार पर देखने को मिली है। डिवीज लैब में, लेकिन डिवीज लैब, लॉरेंस लैब्स और संफार्मा के आंकड़ों में कमजोरी थी। डिवीज लैब में सालाना आधार पर 50% की कमी देखी गई एक्सपोर्ट में, लॉरेंस लैब के आंकड़े में 24% की कमी देखी गई, और अगर तिमाही दर तिमाही इस आंकड़े को देखेंगे तो करीब 57% की ग्रोथ कमी कंपनी ने दर्ज की। सनफार्मा के आंकड़ों में भी गिरावट था और तिमाही दर तिमाही काफी ज्यादा असर था, करीब 34% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर आए, काफी मिले जुले थे फार्मा स्पेस के लिए, लेकिन केमिकल के जो आंकड़े निकल कर आए उसका काफी ज्यादा रिएक्शन आज हमने स्टॉक्स में देखा। तो ये थे एक्सपोर्ट के डेटा।